नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रिक्स खजाना चैनल के अंदर। तो हम आज बढ़ रहे हैं अपने सबसे पहले लेक्चर के अंदर राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अपना जो इतिहास की अगर जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? किसको फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है? अपना हेरोडोटस को क्या बोला जाता है? अपना फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अब ये जो इतिहास की अपन बातें करते हैं, अलग अलग स्रोतों से अपन को जानकारियां मिलती गई, हम उनको क्या करते गए, बटोरते गए, उनको अपन ने कैटेगराइज कर दिया है अलग अलग। तो अपन जब मैं बात करता हूँ कि कुछ अपने स्रोत जो थे वो क्या थे, अपने पुरातात्विक स्रोत भी थे, और कुछ स्रोत जो मिले वो अपन को साहित्यिक स्रोत भी प्राप्त हुए। तो इन दोनों स्रोतों के बारे में और अपन देखेंगे कि क्या पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हमने इतिहास का वर्गीकरण किया, इतिहास के क्या क्या स्रोत प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ना अभिलेखों के आधार पर, दूसरा सिक्के, मृदभांड, गुहा चित्र, इन सभी आधार को अपन क्या मानते हैं, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत माना जाता है। जब साहित्यिक स्रोतों की मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा अपना, एक तो धार्मिक ग्रंथ होते हैं और दूसरा क्या हो जाएगा अपना धर्मेतर हो जाएगा। जब धर्मेतर की बात की जाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपना अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र का जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे, अपने चाणक्य हो जाएंगे। तो अर्थशास्त्र किसके अंतर्गत आता है? अपना धर्मेतर। तो अर्थशास्त्र से भी अपन को कुछ स्रोतों की प्राप्ति होती है। जब धार्मिक ग्रंथों की बात करेंगे तो अपन को कौन कौन से मिल जाते हैं यहाँ से? धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा ब्राह्मण, दूसरा क्या हो जाएगा अपना जैन हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा बौद्ध धर्म। तो इन सभी से अपन को क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है इतिहास के स्रोतों के बारे में। तो जैसा कि हमने कल के लेक्चर में आपको बता दिया था कि राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी टेंशन नहीं रखिएगा, क्योंकि जितने भी टॉपिक राजस्थान हिस्ट्री की किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो में नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसके अंदर हमने सिलेबस और है ना पढ़ने की स्ट्रेटेजी को वहां पर डिस्कस किया था। तो ये अपने जो इतिहास के स्रोत की अपन ने बातचीत कर ली है यहाँ पर। अब अपन बात करते हैं अपनी ये टाइम की लाइन की, है ना। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, टाइम लाइन है, क्या हो जाएगी, ये मेरी टाइम की लाइन है। इस तरह से टाइम अपना बढ़ता गया। तो यहाँ से मैंने डिनोट कर रखा है जीरो, और जीरो को मैंने क्या बोल रखा है, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था अपना, उस टाइम को अपन है ना यहाँ से डिनोट करते हैं, किसको, जीरो से डिनोट किया जाता है। और जीरो के इस तरफ जो होगा उसको बीसी बोला जाता है, और जीरो के इस तरफ वाले को जो राइट हैंड की तरफ है उसको क्या बोला जाएगा, अपना एडी बोला जाएगा, है ना। हिंदी में बताओ तो मैं आपको ये क्या हो जाएगा, एडी मतलब क्या हो जाएगा, अपना शक संवत हो जाएगा, और बीसी हो जाएगा अपना बिफोर क्राइसिस, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय और ईसा मसीह के जन्म से बाद का समय। तो इस तरीके से स्केलिंग की हुई है। तो देख लेते कि जो टाइम के बारे में मैं जब चर्चा करता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी अपन कहाँ की बात कर रहे हैं, अभी अपन कहाँ पे 2020 के अंदर है, 2020 के अंदर हैं, तो 2020 चल रहा है। तो इस तरीके से टाइम यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो से तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देख सकते हैं 78 ईस्वी, 194 ईस्वी हो जाएगा, 1947 ईस्वी हो जाएगा, देन 2019 आया, फिर 20 आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जीरो से पहले अपना क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टाइमिंग क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से आपको पता होगा कि सबसे पुरानी जो सभ्यता हो जाएगी अपनी गणेश्वर सभ्यता कब की है, अपनी 2800 के आसपास ही होती है। तो 2800 ईसा पूर्व की, 2800 के बाद की अगर मैं बात करूंगा तो 2300 से 1750 के अंदर अपन को कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई है, तो अपन को कालीबंगा सभ्यता प्राप्त हुई थी। और 2000 और 1200 के आसपास अपन को कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई थी, तो आहट सभ्यता का उत्खनन किया गया था। 1500 से 600 बीसी के अंदर अपन को क्या मिलती है, अपन को वैदिक सभ्यता का मिलता है, और 600 बीसी के आसपास अपन को बेरठ सभ्यता का उत्खनन और ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये अपने टाइम के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से अपन ने टाइम जोन को डिवाइड कर रखा, कौन सी चीज, कौन सी सभ्यता अपन को किस टाइम के अंदर मिली है। वैसे तो आज का जो टॉपिक है अपना क्या, बेसिक्स ऑफ दी हिस्ट्री है। जितनी भी अपनी सभ्यता है उनको कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम ऊपर ऊपर से चीजें देख रहे हैं कि कौन सी चीज कब क्या मिली, कहाँ से मिली, ये सब चीजों का आप यहाँ से देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट अब मैं बात कर रहा हूँ कि जहां अपन ने ऊपर अभी मैंने बातचीत की थी कि जो अपने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बातचीत की, अपने पुरातात्विक स्रोतों के अंदर अपने अभिलेख मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, मृदभांड मिलते हैं और गुहा चित्र मिलते थे। ये चार चीजों के आधार पर अपन क्या बोलते हैं
कि ये अपने पुरातात्विक स्रोत हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पर कि अपने जो अभिलेख अपन को मिले हैं, यहाँ पर अभिलेखों के आधार पर क्या होता है कि अपने जो पूरा साहित्यिक स्रोतों का जिस आधार पर अपन इतिहास का वर्गीकरण करते हैं, उसमें अभिलेखों का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन जाता है कि एपियोग्राफी क्या होता है। क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। तो एपियोग्राफी क्या हो जाएगा, अपना जो सिक्के जो होते हैं, अभिलेख नहीं, सिक्कों की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, अभिलेखों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहता है, अपना एपियोग्राफी कहलाता है। अभी ये जो अभिलेख हैं उनका प्रचलन भारत में कब से स्टार्ट हुआ था। अभिलेखों का प्रचलन भारत में अशोक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अभिलेखों के अंदर जो भाषा प्रयुक्त की जाती थी, किस भाषा का, प्राकृत भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था अपना। देन इसकी खोज की अगर मैं बात करूंगा तो टिफेन थैलर ने इसकी खोज की थी। किसने, अभिलेखों का खोज टिफेन थैलर के द्वारा 1750 ईस्वी के अंदर की गई थी। और इसको पढ़ने में सक्षम नहीं हुए थे, तो इसको पढ़ने का जो काम किया गया था वो किसके द्वारा किया था, जेम्स प्रिंस ने अपने अभिलेखों का अध्ययन किया था 1837 ईस्वी के अंदर। तो भारत का अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन संस्कृत अभिलेख कौन सा है, कौन सा, भारत का सर्वाधिक प्राचीन संस्कृत अभिलेख कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा अपना रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख अपना सबसे पुराना और सर्वाधिक प्राचीन संस्कृत अभिलेखों के अंदर आता है अपना। राजस्थान का अपना बडली अभिलेख की अगर मैं बात करूं, बहुत ही चर्चा में रहने वाला क्वेश्चन है। तो बडली अभिलेख जो होता है वो कहाँ का है, अपना अजमेर का है। कहाँ का है अपना बडली अभिलेख, क्या हो जाएगा अपना अजमेर का हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पुरातात्विक स्रोतों की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, अभिलेखों के बाद आता है अपना सिक्के होते हैं। तो सिक्कों की अगर जब मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर, तो सिक्कों का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है, अपना न्यूमिस्मैटिक। क्या कहलाता है, अपना न्यूमिस्मैटिक। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अपना न्यूमिस्मैटिक बोला जाता है। इसमें राज्य की सीमा, धर्म, अर्थशास्त्र आदि का भी पता चलता है। जिस तरीके के सिक्कों का प्रचलन चला था, अलग अलग काल में अलग अलग ना मोहरें बनाई गई थी, अलग अलग सिक्के बनाए गए थे। जैसे कि आपको पता होगा कि कभी तांबे के सिक्के, कभी सोने के सिक्के, कभी चांदी के सिक्के। तो इस डिफरेंट टाइप के सिक्के बनाए गए और उन सिक्कों के ऊपर डिफरेंट है ना कलाकृति की जाती थी। उनके ऊपर डिफरेंट टाइप की है ना क्या किए जाते थे, नाम लिखे जाते थे। डिफरेंट लिपियों का प्रयोग किया जाता है। तो इन चीज़ों के आधार पर हम सिक्कों के अध्ययन से हमको पता चलता है कि ये किस धर्म से रिलेटेड था, किस राज्य और सीमा से रिलेटेड था और अर्थव्यवस्था वहाँ की क्या रही होगी। इन सभी चीज़ों का अध्ययन हमको सिक्कों के अध्ययन से पता चलता है। और सिक्कों के अध्ययन के इसी शाखा को अपन न्यूमिस्मैटिक के नाम से जाना जाता है। अब लिपि के आधार पर अगर इतिहास के वर्गीकरण का करना चाहे तो लिपि के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल होता है एक अपना, दूसरा हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा हो जाएगा अपना ऐतिहासिक काल। तो 3 काल अपन ने लिपि के आधार पर कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो अपना प्रागैतिहासिक काल जो था उसके अंदर मानव जो था वो क्या था, अपना असभ्य था। लिपि मौजूद नहीं थी जब मैं बात कर रहा हूँ प्रागैतिहासिक काल में। जब आद्य ऐतिहासिक काल में आया तो लिपि का तो मौजूद थी बट उसको पढ़ने के लिए सक्षम नहीं था मनुष्य। तो लिपि तो मौजूद थी पर क्या हो जाएगा, अपना पढ़ने में सक्षम नहीं था। जब ऐतिहासिक काल की बात करूंगा, आज के काल की बात करते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, लिपि भी मौजूद है, उसको क्या कर सकते हैं अपन, पढ़ भी सकते हैं। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक काल हो जाएगा। अब ये जो प्रागैतिहासिक काल था उसका फिर से वर्गीकरण किया गया है 3 खंडों के अंदर। तो पहला क्या हो जाएगा, अपना पुरापाषाण काल हो जाएगा, सेकंड वन इज द मध्य पाषाण काल और थर्ड वन इज द नवपाषाण काल। तो ये अपना लिपि के आधार पर भी इतिहास का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो आज हमने क्या क्या देखा कि इतिहास के वर्गीकरण, इतिहास कहाँ से प्राप्त हुआ, इतिहास को किसने खोजा, इतिहास के बारे में और भी हमने चर्चा की कि इतिहास में पुरातात्विक स्रोत भी होते हैं, धार्मिक स्रोत भी होते हैं। अपने इन चीज़ों से क्या क्या चीज़ें अपन को पता चली, लिपि के आधार पर किस तरह से वर्गीकरण किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ आज हमने देखी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू गाइस।